हेलो। एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है। सीबीएसई का जो आपका स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड का एग्जाम पेपर था, सैंपल पेपर जिसको कहते हो आप, सैंपल पेपर जो आया था उसको लेकर के हमने इसका सेक्शन ए जो है वो पहले ही सोल्व कर लिया है। ए सेक्शन के हमने 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सेक्शन बी सोल्व करेंगे, यानी हम करेंगे 21 से जो 25 तक के आपके क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करेंगे। आपके पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे? ये 10। ये 20 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन हमने किए थे तो इसके अंदर हमने साथ साथ में देखे थे भी कौन सा क्वेश्चन है और किस कंसेप्ट से ये हो रहा है, और इसके आसपास जिस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बना है उसके आसपास कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने सोल्व किए हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन सेक्शन बी सोल्व करेंगे और सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन बी हम सोल्व करते हैं और सेक्शन बी शुरू होता है आपके एग्जाम पेपर का 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान और सबसे इजी और सबसे पहले, है ना, चैप्टर शुरू करते ही कौन से चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर का है क्या? तो सबसे पहले ही आपके पास आ जाता है इर्रेशनल जो है नंबर आपको प्रूव करना है। वीडियो को पॉज करके और आपको पहले करने की कोशिश करनी है और उसके बाद में मेरे साथ आपको सॉल्यूशन करना है, देखना है। अगर आपको ये आता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, क्या कहता है √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक प्रूव करने के मेथड्स होते हैं उनमें से आप कौन सा मेथड यूज करते हो? तो आप कहोगे इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में होता क्या है, आप अज्यूम करते हो जो ये नहीं है ना। हमें पता है भी √2 क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर है, प्रूव कैसे करेंगे? तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे भी ये एक रैशनल नंबर है और फिर पूरी प्रोसेस हम से गुजरेंगे और उसके बाद लास्ट में जब पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा भी एक रैशनल नंबर नहीं है। और जब हमें ये पता चलेगा भी रैशनल नंबर नहीं है तो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपके पास आप कह सकते हो भी तो ये अगर रैशनल नहीं है तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसको मेथड को कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ध्यान रखना। तो कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके हम इसको करेंगे। हम इसको अज्यूम करते हैं, तो लेट अज्यूम √2 इज रैशनल। √2 को क्या मान लोगे आप? रैशनल मान लेंगे। तो √2 अगर रैशनल है आपके पास तो एक रैशनल नंबर को कैसे लिखा जा सकता है? तो आप कहोगे एक रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं भी √2 जो होगा वो P/Q हो सकता है ना। √2 क्या हो सकता है? P/Q। यहाँ पे होता क्या है, जो ये P/Q आपके पास है तो P और Q जो होते हैं वो आपके पास को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम। तो P और Q जो है आपके पास वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या हुआ? इनका जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? आपके पास 1 होगा। ठीक है ना, तो इनका HCF 1 होगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अब इसके क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो आप लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लोगे तो √2 की स्क्वायर की तो कितना आ गया आपके पास? 2। और यहाँ पे आप क्या करोगे? P की स्क्वायर होती है P की स्क्वायर, पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू की स्क्वायर होगी आपके पास क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 क्या हो जाएगा? ये 2Q² हो जाएगा। क्या क्यू स्क्वायर इधर आएगा तो 2Q² इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास? P²। अब थोड़ा सा देखना, आपके पास P और Q दोनों के दोनों, समझ लेना इस चीज को, ये अच्छी चीज है और कंसेप्चुअल है, थोड़ी सी समझ में आने में दिक्कत हो सकती है आपको। मैं जो बोलता हूँ वो पूरा ध्यान से सुनना। P और Q जो है वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर थे, यानी इनका HCF कितना था? 1 था। तो ये तो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना ये P को डिवाइड करेगा फिर। तभी तो ये आया ना, जैसे आप किसी भी नंबर को ऐसे आपने पढ़ा थ्योरम, है ना, A को अगर आप B से डिवाइड करो तो Q टाइम डिवाइड होता है, तो Q आपके पास कॉन्स्टेंट आता है। वैसा ही है ये, Q तो P को डिवाइड नहीं कर सकता तो डिवाइड करेगा कौन? तो आपके पास 2 जो है वो इसको डिवाइड करेगा। तो 2 क्या करेगा? यहाँ पे डिवाइड करेगा किसको? P² को। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स P²। भी 2 किसको डिवाइड करेगा? तो 2 P² को डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर
किसी नंबर की स्क्वायर को, किसी भी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को डिवाइड करता ही करता है। ये चीज आपको पता होगी। जैसे मैंने कहा आपके पास 3 है और 3 की स्क्वायर कितनी है आपके पास, 3 नहीं मानता मैं, कुछ अलग नंबर मानता हूं। मैंने कहा 4 है मान लो, तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16। अगर 2 आपके पास 16 को डिवाइड करता है ना तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी 4 की स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2 4 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही रीजन यहाँ पे लगता है। तो हम इससे ये लिख सकते हैं यहाँ पे भी 2 ऑल्सो डिवाइड पी, है ना। अगर भी पी 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। ये एक रिजल्ट आ गया आपके पास, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे आपके पास क्या आया, भी 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 2 क्या है, पी को डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को, है ना। भी पी जो है वो आपके पास 2 से डिवाइड होता है तो कितने टाइम डिवाइड हो सकता है, क्या मैं कह सकता हूँ क्या, सी टाइम डिवाइड होगा। जैसे आप ऐसे लिखते हो भी ए जो है वो बी से डिवाइड होता है और कितने टाइम डिवाइड होता है, क्यू टाइम डिवाइड होता है। तो ये मैंने क्या कहा, अभी पी जो है यहाँ पे देखो सेम यही लिखा है। पी जो है आपके पास वो डिवाइड होता है 2 से और कितने टाइम, सी टाइम डिवाइड होता है। सी कोई भी इंटीजर है हमारे पास, तो आप इसका भी ध्यान रखना। सी क्या है आपके पास, कोई भी इंटीजर है, कोई भी नंबर हो सकता है जितनी बार 2 का डिवाइड जाता है पी के अंदर। यहाँ पे दोनों की स्क्वायर कर दो फिर से, तो स्क्वायर करोगे तो क्या यहाँ पे पी स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या 4c² हो जाएगा क्या। यहाँ पे भी 2 की स्क्वायर हो गई 4 और c की स्क्वायर क्या हो गई आपके पास, c²। अब थोड़ा सा देखो रिजल्ट, यहाँ से देखो क्या आपके पास पी स्क्वायर क्या आया था, क्या पी स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकते थे आप पी स्क्वायर को, ये जो पी स्क्वायर आपके पास, तो इसको आप 2q² लिख सकते थे क्या। तो मैं यही काम करता हूं, यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, 2q²। पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर था ना आपके पास यहाँ पे, ये पी स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2q² और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास 4c²। 2 से ये 4 टाइम ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम तो आपके पास क्या आएगा, तो q² इक्वल टू में क्या 2c² आ जाएगा क्या। इसका मतलब क्या हुआ, बी देखो यहां से ध्यान रखना, q जो है ये जो p है ये किससे आ रहा था, p से आ रहा था। ये को प्राइम नंबर थे p और q, तो c तो आपके पास q को डिवाइड नहीं करेगा, तो q को कौन डिवाइड करेगा यहाँ पे, तो 2 जो है वो आपके पास q² को डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स q², किसको डिवाइड करेगा, q² को, है ना। ये जो c है ना ये एक फैक्टर है p का, और p और q दोनों के दोनों को प्राइम थे, तो c जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, q को, तो इसको 2 डिवाइड करेगा। अगर किसी नंबर की स्क्वायर को कोई 2 डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी 2 डिवाइड करेगा क्या, तो हम लिख सकते हैं 2 ऑल्सो, अभी देखा था इसको, 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। भी 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने इसको माना क्या था, ये देखना थोड़ा सा। हमने कहा था भी ये √2 जो है वो क्या है आपके पास, रेशनल है, यानी p और q, और p और q दोनों के दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है आपके पास भी, को प्राइम में उनका HCF जो होता है 1 होता है। HCF 1 होने का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, है ना। जैसे 1 को आप कॉमन कर सकते हो, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखो भी 2 जो था वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 यहाँ पे आया हमारे पास भी 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। तो इनमें 2 भी तो कॉमन आ गया ना एक, तो को प्राइम तो नहीं रहे। को प्राइम होते तो HCF सिर्फ 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 दोनों के अंदर है तो HCF अब 2 भी आ सकता है, तो ये को प्राइम नहीं रह पाएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। हियर P and Q हैव एट लिस्ट, इनमें कम से कम क्या कॉमन है, एट लिस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, है ना। इनका क्या है, 2 एक कॉमन फैक्टर है क्या, तो 2 इनका एक क्या है आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर है तो इनमें ये को प्राइम तो नहीं होंगे, तो ये क्या कर जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट विद फैक्ट दैट, जो हमने मानना था फैक्ट दैट, क्या फैक्ट माना था हमने, फैक्ट मत लिखो इसको क्योंकि फैक्ट नहीं लिखते, विद P and Q आर P and
क्यू आर को प्राइम, है ना। इसके साथ ये क्या कर गया आपके पास, क्या कर गया, इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो हम ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, तो √2 इज नॉट रैशनल, तो ये क्या होगा, या फिर ऐसा लिखना आप, इसको ऐसा लिख देना पहले, सो आर अंजम्पशन, तो आर अंजम्पशन, जो भी हमने अंजम्पशन किया था, अंजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने अजम्पशन इसका मानना था वो क्या है, इनकरेक्ट है ना। हेंस यहाँ पे लिखना भी, हेंस √2 इज इरेशनल, तो ये √2 क्या हो जाएगा आपके पास, इरेशनल हो जाएगा। ये अलग अलग वे हो सकता है, इस स्टेटमेंट जो ये मैंने लास्ट में लिखी, इसको लिखने का आपका अलग अलग जो वे है वो हो सकता है। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है, कोई अलग अलग बुक इसको अलग अलग वे में लिखती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, आपकी जो मार्किंग स्कीम आती है ऐसी पेपर के साथ में, उसके अंदर स्टेटमेंट का आधा नंबर है, आपको ध्यान रखना है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपको लिखनी है। बाकी ये जो बीच में लिखा हुआ है इसका आधा नंबर है। ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा, आप इसको, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है भी ये पता नहीं कैसे होता है, आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने पढ़ा भी नहीं है, ये पढ़ा है क्या आपने, है ना। अब की बार तो हट भी गया, भी ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर के, है ना। तो ये क्या है आपके पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आप पढ़ते हो, तो उसके अगर उससे देखते तो ये बहुत अच्छे से हमें चीजें जो है वो समझ में आती, ठीक है। तो आप इसको देखना क्वेश्चन को। इसके साथ में मैं अगर आपको और बताऊं तो इसमें और तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास, जैसे आपके पास ये तो बन ही गया √p, जैसे √p का मतलब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है 1/√p, आपके पास √p + q, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, p और q दोनों प्राइम नंबर है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है भी √p और √q दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, जैसे आपके पास a प्लस में √p बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी कर लेते हैं, ए बी सी तीनों प्राइम नंबर हो सकते हैं आपके पास, और इनके अपॉन में भी कुछ लिखा आ सकता है, जैसे इनके अपॉन में आपके पास 5 लिख दिया, तो ऐसे बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और 2 मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और देखो और करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको देखना है, सिमिलरिटी के ऊपर बेस है, कैसे प्रूव करोगे, कैसे लिखोगे इसको। हो गया क्या? देखो, आपने सोल्व किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, कि आपके पास सॉल्यूशन शुरू करते हैं, रीड करते हैं पहले। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, पॉइंट P है आपके पास AB के ऊपर, तो AB के ऊपर ये रहा पॉइंट P, और ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप कहोगे 2:3 के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। फिर कहता है Q जो है वो DC को डिवाइड कर रहा है, तो DC के ऊपर Q पॉइंट ये रहा, और इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है भी OC इज द हाफ ऑफ OA, OC जो है वो आपके पास हाफ है OA का, भी OA तो ये रहा आपके पास, ये है OA, और ये आगे है OC, तो आपको यही प्रूव करना है भी OC जो है वो हाफ होगा किसका, OA का। कैसे प्रूव करोगे, थोड़ा बहुत आपने सोच लिया क्या इसको भी कैसे करेंगे? ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ अगर ये कम दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। देखो क्या करें, सबसे पहले लिख लें क्या गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन है वो लिख लेना। तो आपके पास क्या गिवन है भी, ABCD जो है वो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसको लिख लेना आप, पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, और दिया हुआ है आपको भी, ये रेशियोज दिए हुए हैं, तो रेशियोज को मान लेते हैं। थोड़ा सा आप देखो, कोई साइड एक पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड आपके पास इक्वल होती है क्या, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती है, तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे,
क्या लिख सकते हो, यार आप लिख सकते हो कि भी ए बी और आपके पास क्या है डी सी, ए बी और डी सी दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे क्या, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। इनको कुछ भी लेट कर लो, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ एक्स, भी ये पूरी की पूरी साइड भी कितनी है आपके पास एक्स है, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी आपके पास एक्स हो जाएगी, ठीक है क्या। अब देखो इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, तो रेशियो के अंदर डिवाइड कर दो इनको, जैसे डिवाइड करो। अब आप दो काम कर सकते हो, अब डिवाइड करोगे ना, जैसे आपके पास क्या दिया है टोटल ए बी, टोटल यहाँ पे कितना है, ये तो पार्ट आपके पास 2 और ये पार्ट आपके पास कितना 3, तो टोटल कितना हुआ 5। आपने टोटल कितना माना हुआ है, तो आप कहोगे x माना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x बाई कितना हो जाएगा 5, तो 2 को आप निकालोगे तो 2 कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2 होगा x बाई 5 और इनटू में आप क्या कर दोगे 2। तो ये ऐसे आपको हर बार निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप करो क्या, इसको थोड़ा सा और देखो, इसको ऐसा करो, आप x मत मानो और x की जगह पे आप क्या मान सकते हो, इसको आप 5x मान लो, जैसे 5x, क्योंकि ये भी टोटल कितना है 5 है और ये भी 4 और रेशो 1 है ना, तो टोटल कितना होगा 5 होगा। तो अगर ये 5 है आपके पास, तो 5x को जब डिवाइड करोगे तो ये 2x और ये हो जाएगा आपके पास 3x, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 2x और 3x। ऐसे ही सेम आप इसको कर दो, यहाँ पे अगर आप करोगे इसको डिवाइड, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये आपके पास 1x को क्या लिख सकते हो आप x लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या मान लेना आप 5 मान लेना, तो आपके पास रेशियो जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अभी AP, तो आपके पास कितना हो जाएगा AP कितना हो जाएगा 2x, और आपके पास PB है वो कितना हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा। और दूसरी जो साइड आपको दी हुई है यानी DQ जो दिया हुआ है, तो DQ आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4x, और QC जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, QC कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 5x इसलिए 5x मान लिया, आप x मानते तो थोड़ी सी फ्रैक्शन बनती, वैसे बना सकते हो आप, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कंसेप्ट, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो साइड को हमने 5a यानी जो भी साइड थी उनका सम मान लिया, ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। अब देखो आगे, आगे क्या कहता है ये, है ना, हमें बताना है इसमें क्या लग रहा है आपके पास। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या आपके पास, ये एक ट्रायंगल बन गया और इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, है ना। ये एंगल क्या है इसमें, इक्वल है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और फिर ये एंगल देखना भाई, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हो क्या इनको। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जैसे ऐसे दो आपके पास पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे और यहाँ पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं। समझ में आई क्या, तो दो एंगल तो ऐसे इक्वल हो गए, और कोई भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल आपके पास इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है क्या, डबल ए रूल या ट्रिपल ए रूल से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, नहीं ए ओ पी है ना, ए बी सी कहां से आ गया भाई, है ना, ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी जो है वो किसके सिमिलर होगा, तो आप कहोगे सी ओ क्यू के, सी ओ क्यू के, तो ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल सी ओ क्यू के। तो सी ओ क्यू के क्या हो जाएगा सिमिलर, कैसे सिमिलर हुआ, तो आप लिख दोगे सिमिलर डबल ए रूल, या आप लिख सकते हो ट्रिपल ए, है ना, तीनों एंगल से, है ना, डबल ए लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ये ज्यादा सही रहता है। वैसे दो अगर आपके पास इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इससे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके पास सिमिलर हो जाएंगे। अब हम इसमें सिमिलरिटी लगा देते हैं, है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी किन में, इन दोनों के अंदर हम सिमिलरिटी लगा रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर हम सिमिलरिटी लिख लेते हैं। तो सिमिलरिटी कैसे लिखोगे, जैसे इसके सामने ओ के सामने वाला एंगल है ओपी, ये हो गया एपी, और आपके पास क्या आएगा क्यूसी, एपी के अपॉन में क्या आएगा, तो एपी अपॉन क्या, मैं वापस एक बार ट्रायंगल के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए लिखना। जैसे आपके पास ऐसा लिखोगे, यहाँ पे ट्रायंगल क्या आया ए ओ पी, सिमिलर है किसके, तो आप कहोगे सी ओ क्यू के, सी ओ क्यू के सिमिलर है, तो यहां से आप सिमिलरिटी लिख दो, जैसे आप ऐसा लिखोगे भी ए ओ और किसके इक्वल होगा, तो सी ओ के इक्वल होगा, यहाँ से ओ पी फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिया, तो इसमें भी सेकंड और थर्ड, तो ओ क्यू,
है ना। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड क्या लिखोगे AP, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड, तो क्या लिखा जाएगा आपके पास CQ आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना, एंगल के सामने वाली साइड को एंगल के सामने वाली साइड के बराबर लिख देते हैं, तो वो भी सिमिलर है ना, डायरेक्ट होता है वो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अब आपको पूछा क्या है इसने, आपको यहाँ पे पूछा क्या था, पूछा है भी OC, जो OC है आपके पास हाफ है, तो हाफ है किसका, OA का, तो OA का आपको OC और OA का हाफ बताना है। यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू दी हुई है वो हम पुट कर देंगे, जैसे OA और OC तो हमें चाहिए, OA और OC तो हमें चाहिए, तो ये पहले वाला तो हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद में OP और OQ का हमारे पास कोई काम नहीं है, AP और CQ हम देख लेते हैं। तो AP आपके पास कितना है, AP कितना है, तो आप कहोगे AP तो आपके पास 2x, और QC है आपके पास x, QC कितना है x। तो यहाँ पे देखो ये तो हमें चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं OA, लिख लेते हैं इसको, और इसको लिख लेते हैं OC। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है तो छोड़ दो, डायरेक्ट यहाँ पे आओ, तो ये 2x और अपॉन में कितना आ जाएगा x, तो x से x आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्या, अगर आपके पास x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, OA, और यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो 2OC हो जाएगा क्या, तो OC को तो यहीं रखो और 2 को इधर हाफ में ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या OAO बचेगा क्या, तो ये हो गया क्या आपके पास प्रूव भी OC जो है वो हाफ है किसका, AO का ना, या OA का। इसको ऐसा भी बोला जा सकता था भी ट्वाइस है, OC जो है वो आपके पास ट्वाइस है किसका, OA का, तो ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, हेंस प्रूव हो गया क्या, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना हेंस प्रूव, ठीक है। क्या समझ में आया क्या ये आपको, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। 5x क्यों माना, इस 5x का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि दोनों साइड का सम जो है वो 5 हो रहा है, इक्वल है दोनों के दोनों, तो हमने 5 मान लिया, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होती ना तो फिर हम एलसीएम मानते दोनों का, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो थोड़ा सा इजी हमें करना अच्छी बात है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको वापस से आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ऐसे कम समझ में आया है, या फिर आपको लगता है जैसे डायरेक्ट थोड़ा सा हो गया या, है ना, तो देखना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भी आपको जो है पूरी डिटेल से चीजें जो है वो बताई जाए। देखो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 23 नंबर क्या कहता है, वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करना, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन देखना। कहता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये रहा आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। Two tangents PA and PB are drawn at the सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O पर कोई भी, ये इसका सेंटर है O, ध्यान रखना O सेंटर का कोई भी एक सर्कल है जिसके अंदर PA और PB क्या है आपके पास, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना, एट ए पॉइंट E ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है E, ये रहा दे रखा है इसने, सर्कल के ऊपर पॉइंट E है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C और D, ये जो एक लाइन है वो ड्रॉ करता है, और PA को तो ये किस पे इंटरसेक्ट करती है, C पे, और PB को ये D पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। आगे देखो रिस्पेक्टिवली PA जो है वो आपके पास 10 है, तो फाइंड करना है आपको पैरामीटर ऑफ PCD का, तो PCD ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास PCD, तो इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है क्या, ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू करें, तो सॉल्यूशन शुरू करोगे तो सबसे पहले तो टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वही आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी सर्कल है आपके पास और उसके कोई भी बाहर पॉइंट से अगर आप सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट क्या होगी, इक्वल। इसी प्रॉपर्टी पे पूरा का पूरा है, सर्कल्स का है ना ये चैप्टर, कौन सा है ये, सर्कल्स वाले का है। तो आप क्या कह सकते हो भी आपके पास पी ए और जो पी बी है वो क्या 10 सेंटीमीटर होंगे क्या, दोनों दोनों 10 सेंटीमीटर होंगे क्या, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं एक ही पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो यहाँ पे पी ए और पी बी कितना हो जाएगा आपके पास, 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, आपको फाइंड क्या करना है, पैरामीटर, तो आप क्या कहोगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, क्या होगा पैरामीटर, पैरामीटर होता क्या है, पूरी बाउंड्री को कवर करे, है ना, पूरी बाउंड्री, तो ये पूरी बाउंड्री को कवर करेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना निकालोगे आप, ऐड करो, जैसे आपने कहा PC,
और सी डी और डी पी आपके पास पैरामीटर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्या इसको, पी सी प्लस में आप क्या लिखोगे सी डी, क्या लिखोगे यहाँ पे सी डी और प्लस में क्या लिख दें हम डी पी आप लिखोगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। अब इस पैरामीटर को थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं और हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिखता हूं। देखो यहाँ पे देखना अभी ये एक क्या है टेंजेंट है, और ये इतनी ई डी भी क्या है एक टेंजेंट है क्या, है ना, ये दोनों के दोनों। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या बी डी और जो है वो डी ई दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये डी पॉइंट और डी पॉइंट से दोनों की दोनों क्या है आपके पास टेंजेंट है। ऐसा ही सेम यहाँ पे देखना आपके पास सी ए और ई सी, है ना, बी सी एक पॉइंट है उससे ई सी टेंजेंट है, और इसी से ये आपके पास कौन सी है ए सी भी क्या है टेंजेंट है। तो ये भी हम रिलेशन यूज करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, दोनों के दोनों टेंजेंट है तो ये इक्वल होंगी। यहाँ पे देखो पैरामीटर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे पी सी लिखोगे क्या पहले, तो पी सी और पी सी के साथ में क्या है आपके पास सी डी, क्या लिखा हुआ है सी डी। सी डी को क्या मैं इन दोनों पार्ट्स में लिख सकता हूँ क्या, भी सी डी को मैं लिख सकता हूँ क्या सी ई और प्लस में आप क्या लिख सकते हो ई डी, है ना, दो पार्ट्स में बटी हुई है तो दोनों पार्ट्स में इसको कर दिया हमने। और साथ में क्या है आपके पास डीपी, या मैं लिख दूं पी डी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ना पी डी या डीपी। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास सीई, सीई जो है सीई किसके इक्वल है, क्या ए सी के इक्वल है क्या, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है ध्यान रखना, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पी सी और प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ सी ए लिख सकता हूँ क्या, भी सी से लेकर के ए तक ये दोनों क्या है इक्वल है, ये रही यहाँ से ध्यान रखना। फिर आगे देखो प्लस में ई डी लिखा है आपके पास, ई डी ई से लेकर के डी तक, क्या ये जो है वो इक्वल होगी क्या बी डी के, किसके इक्वल होगी बी डी के। तो क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, जो सर्कल के बाहर एक ही पॉइंट से अगर आप उस पर टेंजेंट डाल लो तो वो क्या होती है आपके पास इक्वल होती है। और प्लस में क्या है आपके पास पी डी या डी पी आप बोल दो कुछ भी, यहाँ इन दोनों को ऐड करो, देखो P से लेकर के C और C से लेकर के A, तो आपके पास क्या पी ए बन गया, क्या ये क्या बन गया पी ए। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तो इन दोनों को देखोगे P से लेकर के D और D से लेकर के B तक ऐड करोगे तो क्या ये पी बी बन जाएगा क्या यहाँ से, है ना। और पी ए और पी बी दोनों ही आपके पास 10-10 हैं, तो दोनों के दोनों आपके पास 10 है, तो कितने हो जाएंगे आपके पास क्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या। तो इसका जो पैरामीटर है वो आपके पास कितना आएगा, तो आप कहोगे 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई क्या आपको, है ना, आसान सा इजी सा क्वेश्चन था और हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, बाद में देखना हो आपको कभी तो, है ना, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको चेक कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो करने की कोशिश करो भाई, वीडियो को पॉज करके आप पहले सोल्व करना और फिर यहाँ पे आगे सॉल्यूशन को देखना, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का है और आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके जो ये एग्जाम्पलर है उसके अंदर भी है, आर डी शर्मा के अंदर भी है, आपने सोल्व किया होगा इसको। ठीक है, देखो देखो क्या करोगे, यहाँ पे कहता है a प्लस बी जो है वो आपके पास कितना है, तो √3 है, 10a+b। 10 जो a प्लस बी है आपके पास, a प्लस बी एंगल है यहाँ पे ध्यान रखना, तो वो कितना है आपके पास, तो आप कहोगे √3 है। आगे दे रखा है 10a-b, 10a-b कितना दे रखा है आपको, तो आप कहोगे 10a-b जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, 1/√3 दिया है, कितना 1/√3। तो यहाँ से आपको बताया भी वह कंडीशन लगी है, अभी a प्लस बी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 डिग्री से और लेस देन होना चाहिए आपके पास किससे 90 डिग्री पर। और आपके पास एक कंडीशन और लगी हुई है, अभी a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे b से, a बड़ा है b से, और आपको a और b जो है वो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, a और b फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो जैसे आपके पास 10 कितने डिग्री पर आपके पास 60 होता है, तो √3 होता है ना, कितने डिग्री पे, तो आप कहोगे 60 डिग्री पे। तो 10 अगर आपके पास 60 डिग्री पे √3 होता है ना, कलर विजिबल है क्या, ये लेते हैं,
ये आपके पास कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी की जगह आपके पास क्या होना चाहिए था, 60 डिग्री होना चाहिए था क्या भी, टेन 60 लिखा होता तो आपके पास √3 आता। तो हम कह सकते हैं भी a प्लस बी जो है वो आपके पास कितना होगा, 60 होगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास टेन 60 डिग्री पे क्या होता है, √3 होता है। ऐसे ही सेम a माइनस बी की जगह पे क्या हो कि 1/√3 आ जाए, तो आप कहोगे टेन 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो a माइनस बी की जगह पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे 30 होना चाहिए। ठीक है, आप रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन क्या होता है, टेन 30 क्या होता है आपके पास 1/√3। तो 30 किसके इक्वल हो जाएगा, तो a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को दो इक्वेशन मान लो आप, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट, है ना, और आप इनको दोनों को ऐड करो। तो दोनों को ऐड करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या 2a आ जाएगा क्या, जैसे b से b तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2a, और इधर कितना हुआ था 60 प्लस 30 कितना हो गया आपके पास 90। तो a की वैल्यू क्या 90/2, या मैं कह दूं 45 कर दोगे ना, a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 45। अब a की वैल्यू को पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, a की वैल्यू को जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो 45 और प्लस में आप लिखोगे b और इक्वल टू में क्या आपके पास 60 आ जाएगा क्या, तो b कितना आ जाएगा आपके पास 45 में से माइनस करो तो कितना आएगा क्या 15 आ जाएगा क्या, 60 में से 45 माइनस कर दोगे ना तो 15। तो a तो आपके पास कितना होगा 45 और b आपके पास कितना होगा 60 होगा, और यही हमारे क्या है आंसर है। क्या बात समझ में आ गई, क्या आसान सा इजी सा क्वेश्चन था 2 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, तो इसका दूसरा पार्ट है, इसको भी हम सोल्व करते हैं, है ना, हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और सारे के सारे आप देखोगे भी आसान से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है और थोड़ी बहुत भी चीजें आपको समझ में आती है, चैप्टर थोड़ा बहुत दिमाग में रहता है, तो आप इन सब क्वेश्चनों को क्या है आराम से कर पाओगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है इफ ये विजिबल है ना आपको, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 -3/4 टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू में 10। ठीक है, विजिबल दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 2 आपके पास आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 30 लिखा है क्या, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 2 होती है, और स्क्वायर लगी है तो 2 की स्क्वायर कर दो, है ना। आगे कितना लिखा है प्लस में x, और साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2, क्या होता है आपके पास √3/2, और स्क्वायर लगी है तो आप क्या कर दोगे इसके भी स्क्वायर कर दोगे। फिर है 3/4, और 3/4 1030, तो 1030 अभी अभी देखा था कितना होता है 1/√3, इसकी भी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, और इक्वल टू में कितना आएगा आपके पास 10 आ जाएगा क्या, तो इक्वल टू में कितना है आपके पास 10 है। अब यहाँ से देखो 2 और स्क्वायर कर दी, 2 के स्क्वायर की तो कितना आ गया 4, यहाँ पे x और इसकी स्क्वायर करोगे तो कितना √3 की होती है 3, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है, तो 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। आगे देखो 3/4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो √3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, और इक्वल टू में कितना है आपके पास, तो 10 है क्या, तो इक्वल टू में क्या आ गया 10 आ गया। देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो आप कहोगे 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो 3 से 3 को कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8, प्लस में यहाँ पे कितना आ गया, तो आप कहोगे 3/4 x, है ना, और माइनस में यहाँ पे क्या बचा 3 तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा 1, और अपॉन में क्या बच गया 4, और इक्वल टू में कितना है, तो आप कहोगे 10 है। अब आप नंबर्स को उधर ले जाओ और x वाले टर्म्स को यहीं रख लो, तो x वाले टर्म्स तो आपके पास कितनी है, तो 3/4x है ना, नंबर को उधर, तो 8 को उधर लेके गए तो आप कहोगे 10 - 8, और इसको उधर लेके गए तो प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 हो जाएगा, क्या 1/4 हो जाएगा क्या प्लस में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ सोल्व कर देता हूँ आगे से। इसमें देखो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 3/4x, और इक्वल टू में आपके पास कितना है, तो 10 में से 8 गया तो आपके पास बचा 2, और प्लस में कितना है तो 1/4, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहोगे 3/4 आएगा इधर तो, और इधर क्या आएगा 4, 2 ज़ा 8, और 8 और 1 कितना होता है आपके पास 9/4। ठीक है क्या, अब इनको कैंसिल कर दो जो भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कैंसिल कर सकते हो ऐसे, जैसे आप क्या कहोगे 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हुआ, तो 3 से 3 टाइम कैंसिल हो गया,
तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, क्या 3 आ गई क्या, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई क्या x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। मैं साइड में होता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। करो, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, देख लिया होगा, और यहाँ पे देखो आप मेरे साथ सॉल्यूशन, ये कलर विजिबल है। ठीक है, विद वर्टेक्सेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, है ना। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक ट्राइंगल। ड्रॉ क्यों करें, जब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, तो हम एक ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे भाई, है ना। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है आपके पास। क्या कहता है, आर्क्स आर ड्रॉन विद द रेडियस 14 इनको ए बी सी ऑफ द ए बी सेंटर्स। ए बी सी आपके पास क्या है, यहाँ पे सेंटर है, ध्यान रखना। ये जो ए बी सी है वो सेंटर है, और आर्क ड्रॉ किए जाते हैं कितने रेडियस के, 14 सेंटीमीटर रेडियस के जो है वो आप इसमें आर्क जो है वो ड्रॉ करते हो। एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड। और आर्क जो आप ड्रॉ करते हो उससे जो पोर्शन बनेंगे उनको रिमूव कर दिया जाता है। अभी हम बनाते हैं पूरा डायग्राम। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। ट्रायंगल से जितना एरिया आपने रिमूव किया वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं समझ गया इसको। तो आपको क्या कह रहा है अभी, आपको ये जो ये आपके पास पॉइंट है, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, इन पे आर्क ड्रॉ किए गए हैं। आर्क है क्या हमारे पास अवेलेबल, है ना। आर्क हमारे पास इस शेप्स में नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं ना, आर्क तो बना लेंगे। जैसे आपने एक सर्कल बनाया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक आर्क बन जाएगा क्या। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एक आर्क हो गया, ऐसे मान लो। ठीक, जैसे हम एक आर्क और बना लेते हैं, तो एक आर्क आप इधर भी बना लो। एक आर्क आपके पास ये हो गया। ठीक, और एक आर्क आपको इधर बनाना है। एक आर्क आप इधर बनाओगे तो आप ऐसा बना सकते हो। टेक्नोलॉजी जब हमने ले ली है तो इसका यूज तो करें कि नहीं, है ना। तो आर्क बनाने आपको, पूरे सर्कल नहीं बनाने, तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऐसे। इस सर्कल हमने क्या कर दिया, ऐसे रिमूव कर दिया भाई। आर्क बन गए क्या, तो ये आपके पास क्या हो गए, यहाँ पे आर्क्स हो गए। ठीक, इतने से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ये आर्क है, इनकी रेडियस कितनी है आपके पास, तो रेडियस आप कहोगे 14 सेंटीमीटर। जैसे ये भी 14 तो ये भी 14, ये 14 तो आपके पास ये भी कितना हो गया 14, ये 14 है तो ये भी कितना है 14। आपसे पूछा है भी रिमूव किया हुआ एरिया आपको फाइंड करना है, तो रिमूव कौन सा एरिया फाइंड करोगे, क्या ये जो आपके पास सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे ना। तो सेक्टर को रिमूव कर रहे हो तो एक सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आप कहोगे भी एक पूरे ट्रायंगल का, जैसे एक पूरे ट्रायंगल को आप रिमूव कर रहे होते, पूरे ट्रायंगल को नहीं सॉरी, एक पूरे सर्कल का एरिया निकालते तो आपके पास कितना होता, पाई आर स्क्वायर। अब आप किसके लिए बात कर रहे हो, यहाँ पे कौन सा एंगल है, सिर्फ एंगल ए रिमूव कर रहे हो ना, तो एक पोर्शन को रिमूव कर रहे हो, तो जितने पोर्शन को आप रिमूव कर रहे हो उतने पोर्शन का एंगल आ जाता है आउट ऑफ कितने में से, 360 में से। पूरे जब सर्कल की आप बात करते हो तो एंगल कितना बनता है पूरे सर्कल के अंदर, 360 बनता है। अब आपको सिर्फ एक सेक्टर रिमूव करना है और उसका भी एंगल कितना है, तो ए है, तो एंगल ए के लिए हमने सेक्टर माइनस कर दिया। ऐसे ही आप एंगल बी के लिए सेक्टर माइनस कर दो, तो तीनों को एक साथ करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो आप कहोगे भी सेक्टर, अगर मैं बात करूं बी की, बी जहां पे एंगल बन रहा है, तो क्या इतना एंगल बन रहा है क्या वो, तो ये बी एंगल बन रहा है और कितने में से, आउट ऑफ 360 में से। सेम ऐसे कैसे आप क्या लिखोगे, सी के लिए भी लिख लो, तो पाई आर स्क्वायर और एंगल सी बाई 360 ना, इतना यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, अब इन सबको ऐड किया है तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो एंगल ए, है ना, यहाँ पे अपॉन में 360 भी कॉमन आ रहा है सब में, देखो
360 इसमें भी है, 360 इसमें भी है, 360 इसमें भी है, तो वो भी हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी, और प्लस में आपके पास क्या बचा, एंगल सी बच गया। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ट्रायंगल आर स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 360। अब ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या एक ट्रायंगल के तीनों एंगल की बात कर रहा है क्या? और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? तो आप कहोगे ये पूरा का पूरा ये कितना होता है, 180, क्योंकि इनका सम कितना होता है आपके पास, 180। ये रीजन में लिखना है आपको, ऐसे रीजन में लिख देना इधर, है ना, ऐसे बना के भी तीनों का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 180 से। अब आप इसको कट कर दो तो ये 2 टाइम कट हो जाएगा क्या, 180 से। और आगे देखोगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 22/7, और ये अपॉन में 2 है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में, और रेडियस आर स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी है, सभी की रेडियस क्या है, सेम है, तो सेम है तो 14, और 14 के स्क्वायर करनी है तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको कट करना है तो कट कर दो, तो जैसे 7 से कट करोगे तो ये 2 टाइम कट हुआ, फिर 2 से 2 को कट कर दो, तो इधर 22 और इधर कितना है आपके पास 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आएगा, क्या 308 आ जाएगा क्या आपके पास? तो 308 यूनिट स्क्वायर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा क्या, है ना, क्या हो जाएगा, ये इतना जो एरिया है आपके पास वो रिमूव हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है क्या आपको पूरी? जितना हमने कहा उसने कहा रिमूव करना है, हमने एक सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, और सेक्टर का फॉर्मूले से क्या किया, 3 सेक्टर जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सेक्टर बन रहे हैं उनके एरिया को ऐड किया, जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाला, फिर तीनों एंगल, और तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, और आगे 14 आर की वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और है, एक पोर्शन और था इसका, है ना, जो आपके पास और में आता है। 25 के दो है, जैसे 24 के भी दो थे, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम दोनों के दोनों जो है वो सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। ये जो आपको एक फिगर दी हुई है, ये विजिबल है ना आपको, ठीक है, विजिबल है। तो ये आपको जो एक फिगर दी हुई है, तो ये आपके पास क्या कह रहा है, इसमें से अनशेडेड रीजन बताना है। तो अनशेडेड रीजन कौन सा होगा, क्या ये बीच में जो पोर्शन बन रहा है यही अनशेडेड है क्या? तो पहले सबसे पहले ये आप पहचान लो भी, अनशेडेड जो रीजन है वो क्या है आपके पास, है ना, जैसे अनशेडेड रीजन पूछ रहा है ये आपसे, तो आप कहोगे अनशेडेड जो रीजन है आपके पास वो क्या है, क्या है? देखो यहाँ पे अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, ऐसे आप मिला सकते हो क्या, तो ये बीच में जो बनेगा वो स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, है ना। तो एक तो आपके पास क्या है, इसमें स्क्वायर है, क्या है, एक तो है आपके पास स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ में देखो ये आपके पास सेमी सर्कल है क्या, तो एक सेमी सर्कल, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये कितने हो गए आपके पास 4, तो 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं क्या इसके अंदर। तो आप कहोगे भी 4 इसमें क्या है आपके पास, तो आपके पास है सेमी सर्कल, यानी अर्ध अर्धवर्त है, अर्धवर्त हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अर्धवर्त। ठीक है, तो ये 4 आपके पास क्या है, इसमें सेमी सर्कल है। अब आपको क्या करना है, भी इनका एरिया जो है वही फाइंड करना है क्या, यही तो आपको फाइंड करना है, भी इतना बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या होती है, साइड की स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, तो आप कहोगे साइड की स्क्वायर, तो साइड की स्क्वायर ही निकालनी है, साइड निकालनी है तो स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू में सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एक सर्कल का एरिया अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, कितना होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको 1/2 यानी इसका हाफ कर दोगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा क्या, तो ये एक सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखना, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसको आप माइंड में रखना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ हम इधर वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी, जैसे आप देखो पूरी साइड कितनी है, ये पूरी साइड कितनी है, तो आप कहोगे पूरी की पूरी जो साइड है वो कितनी है आपके पास, 14 है, कितनी, 14। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, जब 3 ऊपर से और 3 नीचे से कम हुआ तो यहां से तक, ये देखना आप, यहां से लेकर के यहां तक ये जो साइड बचेगी वो कितनी होगी, तो क्या वो 6 रह जाएगी क्या, 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कितने 6, 14 में से माइनस हो गए तो 8 रह जाएगी क्या, है ना। तो 8 क्या रही आपके पास, ध्यान से देखना भी, 8 जो रहा वो आपके पास एक तो इस स्क्वायर के साइड है,
एक तो स्क्वायर की साइड है, एक क्या ये जो सेमी सर्कल का था उसकी रेडियस है क्या ये, और एक ये नीचे वाले सेमी सर्कल की रेडियस है, यानी दो सेमी सर्कल की तो रेडियस और एक आपके पास क्या है स्क्वायर की साइड के इक्वल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या भी 2 टाइम तो क्या है आपके पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, और प्लस में है आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड लिख देता हूं, और दोनों के दोनों इन दोनों का सम कितना है तो आप कहोगे 8 है, कितना है 8। अब थोड़ा सा और देखना आगे, जैसे आपके पास है क्या ये जो साइड है स्क्वायर की, ये स्क्वायर की साइड है, क्या ये सेमी सर्कल का डायमीटर ही नहीं है क्या, है ना, सेमी सर्कल का क्या है आपके पास डायामीटर, जैसे ये कहता है ये स्क्वायर की साइड है और ये सेमी सर्कल का क्या है आपके पास डायामीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते होगा जैसे 2r, रेडियस की बात करूं तो रेडियस आपके पास 2r हो जाएगी, और अगर स्क्वायर की साइड की बात करूं तो वो a हो जाएगी, तो टोटल 8 होगा क्या। अब देखना ये साइड भी आपके पास a है और ये साइड भी क्या है a है, और रेडियस में तो ये डायमीटर ना पूरा का पूरा, और डायमीटर होता है क्या ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है क्या, तो ये जो रेडियस है यहाँ पे ऐड का निशान है भाई, ये ऐड है यहाँ पे, ये जो 2r है आपके पास जो डायमीटर है, क्या इसकी जगह भी मैं स्क्वायर की साइड लिख सकता हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा ए कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 2a क्या हो गया आपके पास 8 हो गया, तो क्या a की जो वैल्यू है वो 4 आ गई क्या, यानी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी आ गई आपके पास, तो आप कहोगे 4 आ गई। अगर आपके पास स्क्वायर की साइड 4 है तो यहाँ पे देखना 2r यानी डायमीटर किसके इक्वल था, स्क्वायर की साइड के इक्वल था क्या, तो स्क्वायर की साइड आई कितनी, तो आपके पास 4 आई, तो क्या आर आपके पास 2 आ जाएगा क्या, यानी जो सेमी सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी आपके पास, तो वो 2 हो जाएगी। अब आपके पास स्क्वायर की साइड भी आ गई और रेडियस भी आ गई, तो इसके अंदर पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे पुट करो साइड कितनी है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर है ना, और प्लस में आपके पास 4 इनटू में आपके पास आया 1/2, और यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी पुट करते हो तो पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर कितना है तो आर आपके पास कितना आ गया, तो आर आपके पास 2 है, और 2 की स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 2 की स्क्वायर कर रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया तो ये आ गया 16, प्लस में पाई रहने दो इसको ना, पूरे को पाई रहने देना, ठीक है, पाई रखोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो ये सोल्व होगा नहीं, फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 से कट किया तो 2 से कट किया तो 2 टाइम, तो 2 और 4 कितना हो गया आपके पास 8, ये 2 की स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 को 2 से किया तो 8, और 22/7 को हमने पाई लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब पाई नहीं लिखते ना तो ये फ्रैक्शन में आता था, फिर अपने कोई फायदा नहीं है इसमें, है ना, तो आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, लास्ट में पाई के अंदर आप वैल्यू छोड़ सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस में 8 पाई, यानी जो अंदर अंदर जो अनशेडेड एरिया है वो कितना है आपके पास 16 प्लस 8 पाई है। अब आपके पास पूछ ले भी शेडेड एरिया कितना है, तो शेडेड एरिया कैसे निकालोगे, पूरा स्क्वायर है ना, पूरा स्क्वायर की साइड कितनी है तो आप कहोगे 14 की स्क्वायर एरिया, 14 इसकी साइड है तो एरिया इतना हो जाएगा, और इसमें से अनशेडेड माइनस कर दोगे क्या, अनशेडेड आपके पास कितना आया तो ये इतना अनशेडेड आया, तो आप 16 प्लस में 8 पाई इसमें से क्या कर देना माइनस कर देना, तो आपके पास जो शेडेड रीजन है वो भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है उसमें जो 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के आपके पास, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं 7, 7 क्वेश्चन आपके पास कितने आते हैं 3 मार्क्स के आते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन आते हैं भाई, कितने 3 मार्क्स के आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने हो जाएंगे आपके पास 18 मार्क्स का होगा, कितने का होगा ये 18 मार्क्स का, तो ये 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी जो क्वेश्चन किए वैसे डिटेल से पूरे क्वेश्चन हम करेंगे, और आपको जैसा पता है भी आपको रोज सुबह 7 बजे जो है वो आपको यहाँ पे वीडियो जो भी है वो मिल जाती है, हमारी पूरी कोशिश रहती है भी आपको रोजाना वीडियो मिले, और मिल भी रहे हैं, कभी अगर नहीं मिले और तो हमारी कोशिश रहेगी एक दिन में 2 अपलोड करने की, ठीक है, कभी कुछ काम हो जाए तो।
और हम मैथ तो यहाँ पे डील कर ही रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं भी आपके इसके साथ साथ मैथ के साथ साथ आपके और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी वीडियोस जो है वो बनाए जाएं। जो भी बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता या किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता, जिसकी पहुंच से बाहर है, तो वो यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो मैथ है उसको अच्छा कर सकता है। ऐसे बच्चों को अगर आप किसी को जानते हो तो उनके साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करो और आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखो। एग्जाम आपके आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।